आज का पहला प्रश्न है, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड रोग होता है। गलगंड रोग होता क्या है यह मैं आपको बताऊंगा। क्या ग्रंथि में सूजन आ जाने को गलगंड रोग कहते हैं। जो गले में जो होता है सूजन आ जाता है उसे हम गलगंड रोग कहते हैं। ठीक है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है। गलगंड रोग ना हो तो वह किसके कौन जिम्मेदार होता है उसके लिए। हाइपोथैलेमस, पैंक्रियास, थाइमस या थायराइड। गलगंड रोग के लिए कौन जिम्मेदार होता है, थायराइड ग्रंथि। क्या होता है, शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, थायराइड ग्रंथि में जो होता है सूजन आ जाता है। यह अधिकतर वहां पाया जाता है जहां के पानी में ज्यादा आयोडीन होता है, आयोडीन की कमी में होता है। चलिए अगला प्रश्न है चलिए, गलगंड रोग यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाता है। यह बहुधा उन क्षेत्रों में होता है जहां पानी में आयोडीन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मैक्सिडीमा होता है। मैक्सिडीमा होता है किसके कारण से। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि के कारण, अग्नाशय ग्रंथि के कारण, यकृत ग्रंथि के कारण या आवर्त ग्रंथि के कारण। मिक्सिडीमा क्या है, यह एक गठन संबंधी रोग है। जब थायराइड ग्रंथि कम कार्य करती है तो क्या होता है, गठन हमारे शरीर में बन जाती है। ठीक है तो थायराइड ग्रंथि के कारण होता है, तो मैक्सिडीमा इसका उत्तर क्या होगा, आवर्त ग्रंथि। मैक्सिडीमा होता है किसके कारण, थायराइड ग्रंथि के कारण, मतलब आवर्त ग्रंथि के कारण। ठीक है, क्या है मैक्सिडोमा या फिर डेमा, शरीर में गठन संबंधी रोग है जो थायराइड ग्रंथि के न्यून क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। थायराइड रस की कमी से के कारण विभिन्न आयु में विभिन्न लक्षण दिखाई देते हैं, अतः आयु के अनुसार मैक्सिडीमा के विभिन्न नाम हो जाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। थायरॉक्सिन को, कैल्सिटोसिन को, टोनिन को, इंसुलिन को या एड्रीनेलिन को। निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी ग्रंथ का पेसमेकर कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथ का पेसमेकर किसे कहा जाता है, तो थायरॉक्सिन को। ठीक है, अगला प्रश्न, अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर किसे कहा जाता है। यकृत, मस्तिष्क, गुर्दे या गर्भाशय। किसे कहा जाता है, मस्तिष्क को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है। पेसमेकर कहा जाता है किसको, मस्तिष्क को। मस्तिष्क में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, जिसे कहते हैं पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहा जा सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें आयोडीन होता है। किसमें आयोडीन होता है, थायरॉक्सिन में, टेस्टोस्टेरोन में, इंसुलिन में या एड्रीनेलिन में। किसमें हमें आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन कहाँ पाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा थायरॉक्सिन। मैंने आपको बताया ना, थायराइड ग्रंथि में ही आयोडीन की कमी या वृद्धि होती है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, आवर्त या थायराइड, परावर्त या पैराथायराइड, एड्रीनल, अधिवक्र या प्यूटिट्री। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, उसे सबसे पहले यहाँ पास तो लीवर है नहीं, लीवर नहीं है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे पैराथायराइड ग्रंथि आती है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। और अग्नाशय ग्रंथि जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, जिसकी लंबाई 6 से 10 सेंटीमीटर इंच होती है। ठीक है, चलिए, यकृत, लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि नामक कौन होता है, यकृत होता है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, अग्नाशय, जिसकी लंबाई 6 से 10 इंच होती है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि आंसू स्रावित करने वाली ग्रंथि होती है, लैक्रिमल, पीयूष, अवट या अग्नाशय। आंसू स्रावित करने वाली ग्रंथि का क्या नाम है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लैक्रिमल। ठीक है,
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है? वृद्धावस्था में लुप्त होने वाली ग्रंथि का क्या नाम है? पीयूष, थायराइड, पैराथायराइड या थाइमस ग्रंथि? वृद्धावस्था के समय लुप्त होने वाली ग्रंथि क्या कौन सी होती है? थाइमस ग्रंथि। अगला प्रश्न, मादा हार्मोन्स कौन सा है? मादा हार्मोन्स कौन सा है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन या उपरोक्त सभी? तो मादा हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन इसका उत्तर हो जाएगा, एस्ट्रोजन। महिलाओं में कुछ विशिष्ट जनन अंगों में पाए जाने वाला पदार्थ होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, मादा जनन अंग योनि के एस्ट्रोजन हार्मोन, योनि से एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्त्रावण होता है। यह हार्मोन महिलाओं में मुख्य रूप से रचनात्मक जनन अंगों के विकास और स्तन के विकास पर प्रभाव डालता है। यह गर्भाशय, मासिक धर्म, प्रजनन से संबंधित अन्य विभिन्न कार्यों का भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उत्तर क्या होगा? एस्ट्रोजन। नर लैंगिक हार्मोन्स का क्या नाम है? इसका ऑप्शन है आपके पास एड्रीनल, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या एफएसटी। नर लैंगिक हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन समूह का एक स्टेरॉयड हार्मोन है। यह स्तनपायियों के टेस्टोस्टेरोन प्राथमिक रूप से नर में अंडकोश से व मादाओं में अंडाशय से स्रावित होते हैं। हालांकि कुछ मात्रा में अधिवृक्क ग्रंथि में भी स्रावित होता है। यह प्रधान नर सेक्स हार्मोन्स एवं एक एनाबोलिक स्टेरॉयड है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो मैंने आपको बताया था क्या? एंड्रोजन। एंड्रोजन एक, ठीक है, चलिए, एंड्रोजन का स्राव कहाँ से होता है? आपसे के पास प्रश्न है, एंड्रोजन का स्राव कहाँ से होता है? यह तो पता है कि यह महिलाओं का हार्मोन है, लेकिन इसका स्रावण कहाँ से होता है? कार्पल्स से, ल्यूटिमस द्वारा, कैल्योसम के द्वारा, कोशिकाओं के द्वारा या पुटिकाओं के द्वारा? तो ग्राफियन पुटिकाओं के द्वारा एंड्रोजन हार्मोन का स्रावण होता है। यह मादा जनन अंग का हार्मोन है और इसके बारे में कई बातें, यह मासिक धर्म में काम आता है, गर्भावस्था में काम आता है और यह विभिन्न प्रजनन संबंधी कई कार्यों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है, मादा शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करता है। कौन कौन रक्तचाप नियंत्रित करता है? आपके पास ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या पीतपिंड। रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है? रक्तचाप का नियंत्रण हमारे शरीर में अधिवृक्क ग्रंथि करती है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था ना बीच में इसे आप ध्यान रखो। अधिवृक्क ग्रंथि को एड्रेनल ग्रंथि भी कहते हैं। अगर वहां पास ऑप्शन होता एड्रीनल ग्रंथि तो आप बहुत आसानी से उसको उत्तर दे देते। तो आप इसको याद रखें कि किसको क्या कहा जाता है। ठीक है, रक्तचाप का। चलिए अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इसका उत्तर आपको बताना है एड्रीनल। ऑप्शन पहला एड्रीनल, दूसरा पिट्यूटरी मतलब पीयूष, फिर थायराइड, इनमें से सभी किस ग्रंथि से होता है जीवन रक्षक हार्मोन? यह एड्रीनल के द्वारा होता है। एड्रीनल के द्वारा इसका स्रावण होता है। यह अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। चलिए, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है जो एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों तरह का कार्य करती है? ऐसी कौन सी ग्रंथि है हमारे मानव शरीर में? अग्नाशय, यकृत, पीयूष या थायराइड? जो अंतःस्रावी हार्मोन और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है, उसका उत्तर होगा अग्नाशय ग्रंथि। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? हार्मोन है और इसमें तो ऑप्शन ही दिया हुआ है। इंसुलिन
इंसुलिन एक ग्लूकोज को रक्त के माध्यम से शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश देता है। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशयी दीपिकाओं को बीटा कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसे शरीर का प्राथमिक उपापचय हार्मोन भी माना जाता है। यह ग्लूकोज के माध्यम से शरीर के कोशिकाओं में प्रवेश होता है। इसे पेप्टाइड हार्मोन भी कहते हैं। यह प्राथमिक उपापचय हार्मोन भी कहा जाता है। इंसुलिन रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। जब भी आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो हमें इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त शरीर के अंदर फैट को सहेजने का कार्य करता है। जब अपने पास शरीर में फैट ज़्यादा हो जाता है, उसका उपयोग नहीं होता, तो इंसुलिन उसे एमिनो अम्ल के रूप में एकत्रित करके हमारे शरीर के लिए रख लेता है कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो उस फैट का उपयोग कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? यकृत में, गला में, आँख में या इनमें से कोई नहीं। थायराइड ग्रंथि कहाँ होती है? गला में। मैंने आपको बताया कि थायराइड ग्रंथि में जब भी आयोडीन की कमी होती है तो यह गलगंड रोग हो जाता है। गला में क्या होता है? गलगंड रोग हो जाता है। थायराइड ग्रंथि गर्दन में सांस नली के ऊपर स्वर यंत्र के नीचे स्रावित होती है, मतलब रहती है। चलिए, थायराइड, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ये बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिए। थायराइड में बॉडी का 80% आयोडीन पाया जाता है। ऐसा जब शरीर में आयोडीन की कमी होती है तब थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। आयोडीन की कमी बच्चों से लेकर बड़ों तक हो सकती है। ऐसे में जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तब थायराइड हार्मोन का निर्माण कम हो जाता है। जब आयोडीन की कमी होगी तो निर्माण कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन का स्रावण होता है? अल्फा कोशिका, डेल्टा कोशिका, तंत्रिका कोशिका या फिर सिर्फ कोशिका? किस कोशिका से इंसुलिन का निर्माण होता है? तो आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा कि कोशिका से, किसी भी कोशिका से इंसुलिन का स्रावण होता है। मैंने आपको बताया कि शुगर की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य करता है इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन उत्पादित होता है किससे? पीयूष ग्रंथि से, पित्ताशय से, आंत से या पैंक्रियास से? तो किससे इसका स्रावण होता है? तो आंत से। आंत के द्वारा इसका स्रावण होता है, सॉरी उत्पादित होता है, मतलब वही चीज। इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशयी दीपिकाओं से बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। चलिए, इंसुलिन की खोज किसने की? आपके पास ऑप्शन है, लाइनक ने, बेंटिक व बेस्ट ने, जेनर ने या वॉक्समैन ने। किसने की थी इंसुलिन की खोज? इंसुलिन की खोज आपको बता दिया जाए कि किसने की थी। इसका उत्तर मैंने क्या बताया? डी। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। तो इसका उत्तर क्या होगा? बेंटिक और बेस्ट ने। हो जाता है कभी कभी, समझ में नहीं आता है जल्दी में। ठीक है, चलिए, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं जो इंसुलिन का स्रावण करती हैं स्थित होती हैं कहाँ? तिल्ली में, मस्तिष्क में, अग्नाशयी रस में या यकृत में? कहाँ स्थित होती हैं जो इंसुलिन का स्रावण करती हैं? तो मैंने आपको बताया कि इंसुलिन का स्रावण कहाँ से होता है? मस्तिष्क से। लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं से भी, मतलब किसी भी कोशिका से इंसुलिन का स्रावण हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। चलिए, कंकाल की कोशिका की मांसपेशियों का अनुमानित संख्या कितना होता है? कंकाल की अनुमानित संख्या कितनी होती है कंकाल कोशिकाओं की? तो 700 इसका उत्तर हो जाएगा। राइट उत्तर कितना हो जाएगा? 700। चलिए, मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है कौन है? कलाई, उंगली, जबड़ा या पांव? कौन है? मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन सा होता है? जबड़ा होता है। जबड़ा सबसे शक्तिशाली होती है। निम्नलिखित में से किसकी पेशिकाओं में स्पंदन युक्त, मतलब सिकुड़ने का कार्य होता है? कौन सी कोशिका में स्पंदन का गुण पाया जाता है?
हृदय में, वक्र में, यकृत में या आंत में? तो हमारा हृदय ही धक 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 करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हृदय। चलिए अगला प्रश्न है, किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य में थकान महसूस होती है? तो वह कौन सा अम्ल है जिसके जमा होने से मनुष्य में थकान महसूस होती है? लैक्टिक, यूरिक, साइट्रिक या पायरुविक अम्ल? तो थकान देने वाला अम्ल लैक्टिक अम्ल है। जो भी मांसपेशियां इस अम्ल को स्त्रावण के कारण थकाव पैदा होती हैं, अचानक से मतलब पीड़ा उत्पन्न होती है। जब लैक्टिक एसिड बन जाता है ना, जब अपन दौड़ के जाते हैं, जब दौड़ते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है शरीर के अंदर। हालांकि लैक्टिक एसिड किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, और ये क्या है? मांसपेशियों में इसी अम्ल का स्त्रावण किए जाने के कारण थकावट पैदा होती है। अचानक से कोई भी शरीर में गतिविधि के करने के कारण मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड बन जाता है। अचानक से दौड़ लेते हैं तो गतिविधि हो जाती है, तो लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिसके कारण इसमें ऐंठन उत्पन्न होने लगती है। अगला प्रश्न है, अगला है, लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। दूध लैक्टिक अम्ल का या लैक्टेट मुख्य रूप से लैक्टिक जीवाणु द्वारा उत्पन्न लैक्टोज का किण्वन के कारण बनते हैं। ठीक है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? कान का, नाक का, वृक्क का या आंख का? तो कॉर्निया आंख का भाग है। कॉर्निया आंख का भाग है। कॉर्निया आंख का सबसे बाहरी भाग है, जो हमको दिखता है काले काले रूप में। यह पारदर्शिता प्रदान करता है। ठीक है, कॉर्निया मानव आंख का सबसे बाहरी परत होता है। आंख का यह पारदर्शिता भाग होता है जिस पर बाहर का प्रकाश पड़ता है और उसका प्रत्यावर्तन होता है, मतलब पलट के वही प्रकाश दिखता है। चलिए, नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? उसका उत्तर भी कॉर्निया ही होगा। जब अपन नेत्रदान देते हैं तो इसी का उपयोग किया जाता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा होता है? किस अंग के द्वारा प्रकाश का नियंत्रण होता है? कॉर्निया, कॉनरॉड, रेटिना या आइरिस? तो नेत्र में प्रकाश का नियंत्रण आइरिस करती है। जब आप कहीं जाओगे, अंधेले में अचानक से जाओगे, तो आपकी जो पुतली होगी, पुतली अचानक से फट जाएगी। और जब आप अंधेले से जब अचानक से धूप में जाते हो तो आपको कुछ नहीं दिखता, धुंधलापन सा दिखता है। तो जो पुतली बड़ी होती है वह छोटे होने की कोशिश करती है, फिर जब छोटी हो जाती है तो आप आदमी को बहुत आसानी से दिखने लगता है। ठीक है, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसका उत्तर भी होगा क्या? आइरिस। इसका उत्तर भी क्या होगा? आइरिस, सॉरी रेटिना। रेटिना में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, जब रेटिना का स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपयुक्त होते हैं कौन? रॉड, कोन्स, रॉड्स, कॉर्निया या कोरॉइड? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रॉड। ठीक है, आइरिस का क्या कार्य है? प्रतिबिंब बनाना, नेत्र लेंस की सुरक्षा करना, पुतली के आकार को नियंत्रित करना या रेटिना में बने उपलब्ध प्रतिबिंब को उल्टा या सीधा करना। आइरिस का क्या कार्य है? तो पुतली के आकार को नियंत्रित करना। मैंने आपको बताया था कि आप जब अंधेरे से अचानक से उजाले में जाओगे तो आपकी पुतली छोटे होने की कोशिश करेगा, तो धुंधला हो जाएगा। तो धुंधला क्यों दिखाई देगा? क्योंकि पुतली छोटी हो रही है उस समय पर, अचानक से होता है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलुए में, हथेली में या नितंबों पर या सिर में? त्वचा सबसे ज्यादा मोटी कहाँ पाई जाती है मनुष्य के शरीर में? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। ठीक है, चलिए
यह वीडियो समाप्त होती है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जो सुझाव देना चाहो तो सुझाव दे सकते हो। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।